गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा इतने क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते नहीं हैं, बट मम्मी क्या। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चैप्टर 5 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। वैसे बोर्ड्स में इससे इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, या आते हैं तो बच्चे ज़्यादातर स्किप ही करते हैं क्योंकि चॉइसेस में आते हैं। तो कंप्लीट तो तब भी करना है। सो let's have an introduction for children and women in sports. चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स का मतलब है उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन फिजिकल एक्टिविटीज़ और गेम्स में। स्पोर्ट्स चिल्ड्रन की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिकल एजुकेशन से चिल्ड्रन का फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट होता है। स्पोर्ट्स उनमें डिसिप्लिन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और टीम वर्क डेवलप करता है। वुमेन के लिए स्पोर्ट्स एम्पावरमेंट का स्ट्रॉन्ग मीडियम है। वुमेन के लिए तुम्हारा एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। अर्लियर टाइम्स में वुमेन पार्टिसिपेशन कम हुआ करती थी ड्यू टू द सोशल रिस्ट्रिक्शंस। आज अवेयरनेस बढ़ रही है, तभी वुमेन इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म कर पा रही है। स्पोर्ट्स से वुमेन फिजिकली स्ट्रांग और मेंटली कॉन्फिडेंट बनती है। चिल्ड्रन एंड वुमेन दोनों के लिए स्पोर्ट्स हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करता है, इसलिए स्पोर्ट्स मॉडर्न सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम तुम्हारी मोटर स्किल्स भी बोलते हैं, लिखा भी है यहाँ पे। सो मोटर डेवलपमेंट का मतलब है, पहले तुम्हारी बुक से शुरू करते हैं। अब इसमें जो तुम्हारा लेमी से आगे चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड्स पे विल टॉक अबाउट दिस। अब जो तुम्हारा मोटर है उसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी ये जो ये ऐसे लिखा है इसका मतलब मूवमेंट है, एंड हम पावर में दे देते हैं। एंड डेवलपमेंट में इट रेफर्स टू योर तुम्हारा डेवलपमेंट में इट मीन्स योर ग्रोथ एंड चेंजेस अकर इन योर लाइफ। तो अब एग्ज़ाम में यू कैन राइट इज, जब ये क्वेश्चन आएगा कि मोटर डेवलपमेंट, तो मोटर डेवलपमेंट लिखना, उसके बाद एरो बनाना एंड जस्ट राइट मोटर है तुम्हारा मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड ये तुम्हारा ग्रोथ एंड changes that occur in your life progresses. अब we're talking for this. अब motor development refers to the changes in motor behavior over the lifespan and the progress which underlies these changes. ये कार्ल जेई एंड विटविल ने कहा था। अब ह्यूमन मोटर डेवलपमेंट को the study of changes in human motor behavior over the lifespan, that the process underlie these changes and the factors that affect them, ये तुम्हारे पीसी ग्रोहिल ने कहा था। अब अपनी भाषा में बात करते हैं। मोटर डेवलपमेंट का मतलब है मूवमेंट स्किल्स का डेवलपमेंट होना। इसमें बॉडी मूवमेंट जैसे तुम्हारा रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग इंक्लूड होते हैं। अब ग्रास मोटर स्किल्स बड़े मसल्स से रिलेटेड होता है, ग्रॉस सॉरी
ये जो है it refers to your big muscles. अब फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं, ये लिखी है, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं तुम्हारी जो तुम्हारी छोटी मसल्स से रिलेटेड होती हैं। कूल, समझ आया इन दोनों में मतलब? अब इसमें क्या आता है, जैसे तुम्हारा राइटिंग हो गया, ये एक एग्जांपल है। अब मोटर डेवलपमेंट एज और मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन मोटर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ से मोटर स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। इन्वायरमेंट भी डेवलपमेंट को अफेक्ट मतलब इन्वायरमेंट भी डेवलपमेंट को तुम्हारा अफेक्ट करता है। पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैक ऑफ एक्टिविटी से, इसका जो मेन कॉज होता है लैक ऑफ एक्टिविटी से तुम्हारा जो प्रोसेस है ये मोटर डेवलपमेंट का, ये स्लो हो सकता है। नाउ एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द मोट, चलो पहले इसके तुम्हें डोमेन्स भी बता देती हूँ मैं मोटर डेवलपमेंट के, ओके, बिकॉज वो भी ज़रूरी है। डोमेन्स मैंने वैसे स्लाइड्स में ऐड नहीं करे थे, आई वाज थॉट ऑफ राइटिंग देम। सो आई वाज सेइंग फॉर योर डोमेन्स, तो द डोमेन्स ऑफ द मोटर डेवलपमेंट, तुम्हारे जो डोमेन्स हैं मोटर डेवलपमेंट के, वो तुम्हारे 4 हैं। फर्स्ट इट्स योर फिजिकल डोमेन, सेकंड कॉग्निटिव, थर्ड तुम्हारा सॉरी अच्छा फ्लो चार्ट से करते हैं, ओके। डोमेन फर्स्ट तुम्हारा फिजिकल डोमेन है, सेकंड तुम्हारा कॉग्निटिव डोमेन है, थर्ड तुम्हारा साइकोमोटर है, फोर्थ तुम्हारा अफेक्टिव डोमेन है। सो दीज आर योर डोमेन्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। अब बात करते हैं इनकी। कॉग्निटिव डोमेन में तुम्हारी बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ क्लास 4 बॉय हु इज़ सिटिंग इन द क्लासरूम, मतलब जो बच्चा मतलब 4th क्लास में बैठा पढ़ रहा है, उसको एनालिटिक एबिलिटीज़ नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चंस वो याद नहीं रख पा रहा, उसे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, साइंस की एप्लीकेशंस लगानी नहीं आ रही हैं। तो ये नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर अफेक्टिव डोमेन, इसमें इट्स अबाउट योर इमोशनल एंड सोशल एक्सपेक्ट ऑफ द चाइल्ड, मतलब उसे डर रहता है किसी से इंटरेक्ट करने में, इवन दो अपनी टीचर से क्वेश्चंस पूछने में। साइकोमोटर डोमेन इज़ योर बॉडी मूवमेंट्स एंड फैक्टर दैट अफेक्ट्स मूवमेंट, मतलब तुम्हारी बॉडी मूवमेंट में, इसमें वी टॉक अबाउट इज सॉरी हैंड राइटिंग, मूवमेंट्स ऑफ रनिंग, थ्रोइंग, कैचिंग एंड जंपिंग, कि वो गलत कर रहा होता है। फिजिकल डोमेन में एज वी से बॉडी चेंजेस होती है, लाइफ स्पैन, तो उसमें तुम्हारी हाइट, वेट, फिटनेस, ये सब वेट वगैरह एग्जामिन किए जाते हैं। एंड मोटर डेवलपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक। मोटर मूवमेंट्स को हम और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक योर मस्कुलर एस्पेक्ट, जिसमें तुम्हारा ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर आता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है, स्किल्स हैं ये, ओके। नेक्स्ट तुम्हारा इन्वायरमेंटल,
जिसमें तुम्हारा ओपन मोटर स्किल और क्लोज्ड मोटर स्किल आता है। नेक्स्ट तुम्हारा फंक्शनल एस्पेक्ट है, इसमें तुम्हारा आता है स्टेबिलिटी। एक सेकेंड, तुम्हारा स्टेबिलिटी आता है, लोकोमोटर आता है, एंड तुम्हारा मैनिपुलेटिव आता है। ठीक। फोर्थ है तुम्हारा टेम्परल एस्पेक्ट। Wait, I'll add the slides. Yes, चौथा है तुम्हारा टेम्पोरल एस्पेक्ट। इसमें तुम्हारा आता है डिस्क्रीट, तुम्हारा सीरियल और तुम्हारा कॉन्टिन्यूस मोटर स्किल। ठीक। अब इफ़ आई से तुम्हारा ग्रॉस और फाइन का मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ग्रॉस में तुम्हारी मेजर एरियाज ऑफ बॉडी अफेक्ट होते हैं, जैसे जंपिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग। मोटर में तुम्हारी हैंड और आई कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। ओपन एंड क्लोज मोटर स्किल्स जो है तुम्हारी, ओपन एंड क्लोज में तुम मतलब इन्वामेंटली अपने आप को मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे अब नॉर्मल बंदा जो है, जैसे सॉरी, गर्म कप रखा हुआ है, मतलब गर्म पानी का गिलास रखा हुआ है, नॉर्मल बंदा उसे नहीं पता कोई गर्म है, वो टच करेगा और एकदम से हाथ पीछे कर लेगा। दैट स्टिमुलस एक्ट अपॉन दैट। तो जो ये इन्वामेंटली मोटर स्किल्स जिन पे नहीं होती हैं, वो क्या होता है कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता वो ग्लास गर्म है या ठंडा, वो पकड़े रखते हैं। अब इसमें मैं अगर तुम्हें और एग्जांपल से बोलूँ, जैसे अ नेट बॉलर रिएक्टिंग टू देयर ओन एंड द अदर टीम प्लेयर्स, खुद भी गुस्सा हो रहा है, दूसरों पे भी कर रहा है। टेरेन और सरफेस में बात करूँ, अ क्रॉस कंट्री रनर रनिंग ऑन मडी एंड ड्राई ग्राउंड्स। वेदर में बात करूँ, अब जो गोल्फ खेलता है वो हवा चलती दिन, जिस दिन हवा आंधी आ रही है उस दिन खेल रहा है। सिचुएशन से बात करूँ तो जैसे कोई लोग वेन्यू और क्राउड से डरते हैं, मतलब अपनी एबिलिटी के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, टू बेस्ट सूट द इन्वायरमेंट। अब ओपन स्किल्स वो होती हैं जिसमें अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। क्लोज वो होती हैं जब तुम्हारा मतलब तुम्हारे जैसे गलत है इन्वायरमेंट तुम्हारे पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो परफेक्ट नहीं है, तो तुम उस पर रिएक्ट करने के लिए तुम्हारे पास एबिलिटी है हाउ टू हैंडल दैट। स्टेबिलिटी वाले और लोकोमोटिव और मैनिपुलेटिव में तुम्हारा आता है, जैसे स्टेबिलिटी में तुम्हारी स्टैटिक आता है, मतलब बॉडी बैलेंसिंग ईदर इन वन प्लेस और वाइल इन मोशन, जैसे लैंडिंग, बैलेंस और रोटेशन। लोकोमोटर में तुम्हारी रनिंग, डॉजिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग आता है। मैनिपुलेटिव में तुम्हारी आती हैं जैसे बॉल को किक करना, वॉलिंग, बैटिंग, ड्रिबलिंग, स्टिक, बैट, रैकेट, इन सब चीज़ से। और टेम्पोरल में तुम्हारा डिस्क्रीट, सीरियल और कॉन्टिन्यूस आता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल अ पेनल्टी फ्लिक इन हॉकी, जिसमें तुम्हारे मतलब वेल डिफाइंड एक्शंस दैट हैव अ क्लियर बिगनिंग एंड एंड। सीरियल में तुम्हारा आता है ग्रुप ऑफ डिस्क्रीट स्किल्स स्टंग टुगेदर टू मेक अ न्यू एंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। कॉन्टिन्यूस स्किल्स में आता है नो ऑब्वियस बिगनिंग और एंडिंग। अगर मैं इसे एक उससे बताऊँ ना, डायग्राम से समझाऊँ तीनों को, जैसे ये
तुम्हारा डिस्क्रीट है, जिसका तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग पता है क्या होगा। अब ये जिसका स्टार्ट तो तुम्हें पता है पर एंडिंग कहाँ होगी वो नहीं पता, और ये इसकी कॉम्बिनेशन से बना है। अब इनके कॉम्बिनेशन से, जैसे तुम्हारा जिसका तुम्हें स्टार्ट और एंड दोनों ही नहीं पता कि होते क्या हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूर स्विमिंग, रनिंग एंड साइकिलिंग, मतलब द स्किल इज रिपीटेड लाइक अ साइकिल। वैसे इतना कुछ खास है नहीं क्योंकि इससे इतना आता नहीं है, ज़्यादातर वुमेंस के लिए आता है कि वुमेंस के क्या इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर मोटर डेवलपमेंट आर योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ मदर, जेनेटिक फैक्टर, लर्निंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड पर्सनल फैक्टर्स। एंड मोटर डेवलपमेंट में और कुछ ऐसा है नहीं आपको समझाने का। अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर ग्रोथ। मतलब एक्सरसाइज की गाइडलाइंस एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती हैं। चिल्ड्रन स्टेज में एक्सरसाइज फन और प्लेफुल होनी चाहिए। इस स्टेज में फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन डेवलप करना इंपॉर्टेंट होता है। एडोलेसेंट स्टेज में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे ओवर ट्रेनिंग ग्रोइंग एज में अवॉइड करना चाहिए। तुम्हारी हाइट वगैरह का और बॉडी पंप वगैरह का कुछ स्टॉप हो जाता है, इसलिए प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन कंपलसरी है। अडल्ट्स के लिए बैलेंस्ड वर्कआउट ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी रखता है। सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर ही कैटेगरी में। एंड रेगुलर एक्सरसाइज हेल्दी ग्रोथ इंश्योर करता है तुम्हारा तीनों ही स्टेजेस में। नाउ WHO ये बोलता है कि WHO has identified lack of physical activity or physical inactivity as the fourth leading risk factor for global mortality, 6% of deaths globally। ये बोलता है कि आजकल जो हर चौथा फैक्टर है ना मरने का, वो तुम्हारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ही है। WHO की ने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस डेवलप करी हैं, लाइक ग्लोबल रिकमेंडेशन ऑन फिजिकल एक्टिविटी फॉर हेल्थ एंड प्रिवेंशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और लाइफ स्टाइल डिजीजेज। अब चिल्ड्रन अंडर 5 ऑफ एज, इफ़ आई से, मतलब तुम्हारा चाइल्डहुड से बात करेंगे, फिर एडोलेसेंस एंड फिर अडल्टहुड। ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। I was saying for your under 5 age. Achieving health for all means doing what is the best for right from the beginning of the people. ये WHO के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस ने बोला है कि जो अंडर 5 बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 मस्ट स्पेंड लेस टाइम सिटिंग वॉचिंग स्क्रीन्स और रिस्ट्रेंट्स इन प्रोग्राम, गेट बेटर क्वालिटी स्लीप एंड हैव मोर टाइम एट एक्टिव प्ले। मतलब अब अगर इसमें बात करूँ एक टाइमलाइन की, तो इन्फेंट तुम्हारा 2 मंथ से 1 ईयर होता है। न्यू बॉर्न, ये टाइमलाइन याद रखना बस, ये भी यही आती है ज़्यादातर, तो मंथ होता है। एंड योर टॉडलर, मतलब तो पता होंगे ना इन सब के, या ये भी एक्सप्लेन करूँ। न्यूबॉर्न पैदा हुआ इन्फेंट, जो बच्चा मतलब जिसको हम बैठने का टाइम बोलते हैं, जब बच्चा बैठा हुआ होता है, बैठना सीखता है। टॉडलर इज़ योर वॉकिंग। एंड 4 का तो तुम्हें पता है, 4 से तो बच्चा स्कूल ही जाने लग जाता है। योर नर्सरी स्टार्ट्स एट 4। तो WHO ये कहता है कि इस एज कैटेगरी जो मतलब अंडर 5 वाले हैं ना, इन्हें ज़्यादा टाइम मतलब बैठे रहने से और स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। इनको दे शुड परफॉर्म एक्टिविटी एंड अच्छे से स्लीप लेना चाहिए। ये है मेन इसमें। अब कुछ शेड्यूल हैं जो बनाए गए हैं एज वाइज, जैसे 1 से 2 साल में है तो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड इफ मैं आपको आई शो यू द बुक का PDF जिसमें ये बना हुआ है।
वहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ, बिकॉज इतना अगर मैं बनाऊँगी तो उससे अच्छा तो मैं आपको इसी से ही बता दूँ. It would be more easy for you and me. Wait a second. Okay, this is the तुम्हारा टेबल जो बुक में दिया हुआ है फॉर योर एज वाइज. ये ऑन आई गेस पेज नंबर, वेट अ सेकंड, इट्स ऑन 166. सो या लेट्स सी. तो लेस देन 1 ईयर इनको कम से कम रीडिंग और स्टोरी टेलिंग में टाइम देना चाहिए. स्क्रीन टाइम अवॉइड करना चाहिए. बुक से पढ़ाओ जो भी पढ़ाना है तुम्हें. एंड फिज़िकली एक्टिव रहना चाहिए. कम से कम फ्लोर बेस्ड प्ले इनको 30 आधा घंटा करना देना चाहिए. इनका टमी टाइम जो होता है, मतलब बच्चा जब उल्टा लेटा होता है ज़मीन पे और वो खेल रहा होता है, कुछ भी कर रहा होता है, करना देना चाहिए. 14 to 17 आवर 3 महीने तक की एज तक तुम्हें स्लीप देनी चाहिए. देन 12 से 16 होना चाहिए. 4 से 11 को इतना 12 से 16 घंटे की नींद, ये इनके लिए गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट योर 1 से 2 ईयर के बीच में, तो इनको 1 घंटे से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा इनको बैठाना नहीं चाहिए. स्क्रीन टाइम 1 ईयर ओल्ड तक बंद रखना चाहिए. फॉर 2 ईयर्स सेडेंट्री स्क्रीन टाइम शुड बी नो मोर देन 1 आवर. मतलब 1 घंटे से ज़्यादा इनको स्क्रीन अगर यूज़ करा रहे हो तो देनी नहीं चाहिए. ये भी ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से. इनको रीडिंग और स्टोरी टेलिंग में इनकरेज करो. एटलीस्ट 180 मिनट्स इनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो. 11 से 14 आवर्स इनके लिए गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है. और बीच में अगर ये जो झपकी मार लें वो तो है ही. एंड नेक्स्ट इट्स योर 3 to 4 ईयर्स. इनको 1 घंटे से ज़्यादा फ़ोन नहीं देना है. एंड बेटर 1 घंटा भी ना दो. यही है कि रीडिंग और स्टोरी टेलिंग दो. 180 मिनट्स इनको मॉडरेट वेगेरियस एक्टिविटी कराओ. लाइक 3 से 4 वाला बच्चा तो चलने लगता है, तो इनको भागाओ और ये सब करो. एटलीस्ट 1 आवर अ डे. 10 to 13 आवर्स इनकी गुड स्लीप क्वालिटी स्लीप होती है रेगुलर्स की के शेड्यूल्स में. एंड यही चीज़ यहाँ पे उसमें लिखी हुई है, मतलब तुम्हारे पैराग्राफ फॉर्म में. नेक्स्ट तुम्हारा ये लिखा है यूथ के बारे में. सो अभी तुम्हारा अडोलेसेंस होगा जहाँ तक है. चिल्ड्रन एंड यूथ इन, हाँ एडोलेसेंस है ये तुम्हारा. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट योर अडोलेसेंस. ठीक. इनकी मॉडरेट टू वेगेरियस इंटेंसिटी होनी चाहिए. एटलीस्ट 1 आवर अ डे. इनको 60 मिनट्स कम से कम हेल्थ बेनिफिट का काम कराने हैं. इनकी 1 आवर और 2 आवर 30 मिनट्स की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. इनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जैसे एरोबिक, बेसिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ फॉर मसल्स, फंडामेंटल एक्सरसाइज लाइक जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, ट्विस्टिंग, ये सब होना चाहिए. इससे बेनिफिट्स ये है कि इनका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तुम्हारा बोन मसल अच्छा होगा. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा होगा. फिजिकल एक्टिविटी से एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर रहेंगे. टबैको एंड ऑल दीज योर ड्रग्स से दूर रहेंगे. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एडल्ट्स, दैट इज़ फ्रॉम 18 to 64. इनको कॉम्प्लेक्स ग्रेजुअली इनकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी के वर्क को कराना चाहिए. जैसे इनका इंटेंसिटी मॉडरेट टू वर्करेस होना चाहिए. इनकी टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ज़्यादातर मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग पे काम और एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ पे काम करना चाहिए. कम से कम 75 to 150 मिनट्स एंड 152 पर मिनट्स वीक. और ये तुम्हारी मॉडरेट होनी चाहिए. और पर वीक विगेरस ये होनी चाहिए. इनकी एरोबिक एक्टिविटी एटलीस्ट 10 मिनट तो होनी चाहिए. बेनिफिट इनका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनका बीपी, डायबिटीज़, ये सब कंट्रोल में रहता है. नॉन कम्युनिकेबल के रिस्क कम हो जाते हैं. एंड इनकी एक्टिविटीज़ जो इंक्लूड करते हैं लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग, डांसिंग, कार वॉश, गार्डनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग एंड एक्सरसाइज विद द फैमिली एंड कम्युनिटी. अब अडल्ट की बात करें, दैट्स योर बुढ़ापा. सो इसमें तुम्हारी मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग पे काम होता है, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटीज़ पे एंड इनकी बैलेंस पे, ताकि इनकी कमर वगैरह जो ढीली हो जाती है वो ना हो. 150 to 300 मिनट्स पर वीक होनी चाहिए मॉडरेट. एंड 75 to 150 मिनट्स होनी चाहिए इनकी वाइग्रेस. एरोबिक एक्टिविटी इनकी एटलीस्ट 10 मिनट होनी चाहिए. मस्कुलर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में इनकी मेजर मसल्स की एक्टिविटी इंक्लूड होनी चाहिए.
जैसे दो 2 और more days इन अ वीक ये होनी चाहिए. Older adults with your poor mobility is your agile body and should perform balance वाली चीज़ and prevent falls on 3 or more days per week. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपकी मोर्टैलिटी इज़ योर डेथ रेट, मतलब तुम्हारी डेथ को डिले कराती है. ब्रेस्ट कैंसर्स, डिप्रेशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन, ये सब है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और ये डिजीज़ को रिड्यूस करती है. एक्टिविटीज़ इंक्लूड करती है जैसे स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, हाउस होल्ड वर्क, ऑक्यूपेशनल वर्क, वेट ट्रेनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, फैमिली एंड के सबके साथ एक्सरसाइज. और बाकी इसमें these are the tables given more explicitly इनके बारे में. now we are talking about your postures. ppt पे आते हैं, वहाँ से कंटिन्यू करते हैं. so yeah, let's move on to the common posture deformities. अब इसकी बात करते हैं. तो पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ का मतलब होता है इनकरेक्ट बॉडी पोस्चर. नॉक नी में जैसे नीज अंदर की तरफ झुक जाते हैं. फ्लैट फुट में फुट का जो आर्च है वो डेवलप ही नहीं होता. राउंड शोल्डर्स में तुम्हारे शोल्डर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं. लॉर्डोसिस में तुम्हारा लोअर बैक का इनवर्ड कर्व ज़्यादा होता है. काइफोसिस में तुम्हारा अपर स्पाइन बाहर की तरफ कर्व होता है. ये स्कॉलिसिस में तुम्हारी स्पाइन साइडवेज होती है. एंड पोअर पॉस्चर और लैक ऑफ एक्सरसाइज मेजर कॉज होते हैं इस चीज़ के, डिफॉर्मिटीज़ के. अर्ली डिटेक्शन से डिफॉर्मिटीज़ कंट्रोल हो सकती है. करेक्टिव एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट तुम्हारे पॉसिबल हैं. ये सब मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं. तुम्हारा स्कॉलिसिस, डिफॉर्मिटीज़, नॉक नीज एंड ऑल दिस स्टफ. अब मैं अगर तुम्हें ये एज इन योर बुक डायग्राम्स से दिखाऊं तो आई थिंक इट तुमको ज़्यादा ये पता चलेगा कि इनमें है क्या, मतलब प्रॉब्लम ये जो मैं बता रही हूँ ना, डिफॉर्मिटीज़ और ये सब. अब चलो लेट्स टॉक अबाउट योर पोस्चर. पोस्चर होता है किस तरह से तुम बैठ उठ रहे हो. ये दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक. डायनेमिक में तुम्हारी वॉकिंग सही होनी चाहिए, रनिंग, बेंडिंग ये सब तुम सही कर रहे हो एंड तुम्हारा जो मसल्स एंड नॉन कॉन्ट्रेडक्शन स्ट्रक्चर्स है वो अच्छे से अडॉप्ट कर रहा है चीज़ों को. स्टैटिक होता है तुम्हारे बॉडी सेगमेंट्स अलाइंड हैं, लाइक बाजू, पैर वगैरह सब अलाइंड हैं. अब जो तुम्हारी कॉमन डिसेबिलिटीज़ हैं मैंने आपको पीपीटी में बताए दिए हैं. इट्स योर नॉक नीज, काइफोसिस, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर्स, स्कॉलिसिस, बो लेग्स, लॉर्डोसिस. नॉक नी या फिर ये फ्लैट फुट तुम्हारा आर्च नहीं है. राउंड शोल्डर्स तुम्हारे कंधे आगे की तरफ हैं. स्कॉलिसिस इज योर दिस. बो लेग्स ये वाली थी मैंने ऊपर बताई. लॉर्डोसिस इज दिस. काइफोसिस इज दिस. ये तो मैंने तुम्हें एक्शन से बता दिया. नाउ लेट्स, जो तुम्हें इसमें मेन याद रखने का वो भी याद रखो. ये आता है नॉक नीज इज ऑल्सो नोन एज योर गैनुअल्गम. इसका मतलब होता है टर्निंग द नीज इनवर्ड्स, मतलब ये तुम्हारे जो ये घुटने हैं ये ऐसे हैं. एंड it usually corrects itself naturally by time. Children and 7-8 years old, in some cases in adolescence ये continue हो जाता है due to lack of vitamin, due to injury, infection, knee or leg rickets, severe lack of vitamin D and all this stuff. इसके symptoms क्या हैं? Stiff joints, knee pain, walking into a limp, stress ligament, muscles can also pain in hips, ankles and feet. And if only one knee is out of line, the stance मतलब तुम unbalance हो जाओगे. This is your knock knees. ये तुम्हारा नॉक नी है जहाँ तुम्हारे नी, जहाँ तुम्हारा नी इनवर्ड बेंट है. ठीक, इट्स योर नॉक नी जो ऐसे है. समझ आ रहा होगा. नॉक नी इज दिस, मतलब बेंडिंग ऑफ नी इनवर्ड्स. ठीक, ये वाली चीज़ मतलब गैप नहीं रहता है. इसकी वजह से तुम्हारे गवर्नमेंट
जिसमें भी फिज़िकल होता है, मेडिकल होता है, तुम उसमें फेल हो जाते हो। एंड इसको करेक्ट करने के मेजर्स क्या हैं? लाइक गैनोवैल्गम तुम्हारा ये स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज लाइक तुम्हारी हॉर्स राइडिंग, कीपिंग पिल्लो बिटवीन द नीज, स्टैंडिंग इरेक्ट फॉर सम टाइम्स, मतलब पैरों को अलग अलग करके और आउटवर्ड्स प्रेशर देके। योगा एंड एक्सरसाइज कैन हेल्प रिजाइन एंड स्टेबलाइज द नीज, परफॉर्मिंग पद्मासन एंड गोमुखासन रेगुलरली। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी हेल्प कर सकती है, सच एज लेग रेज जो तुम करते हो। वॉक कैलिपर्स इज ऑल्सो अ बिग हेल्प एट प्री प्यूबर्टी स्टेज। अब ये तो तुम्हारे हो गए, अगर मैं बोल लूँ तो वर्ड ही नहीं आ रहा हिंदी में सॉरी, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है इस चीज़ में। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द वर्ड जो मैं बोलने वाली थी। मतलब ये तुम्हारे कॉज है एंड ये तुम्हारे इम्प्रूव है, समझ गए? मतलब इससे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, इन चीज़ों से तुम्हें हेल्प आउट हो सकता है। एंड ये गैनोवैल्गम किसकी वजह से होता है? एक्स्ट्रा वेट डालने की वजह से लेग्स और नीज पे, एंड ओवरवेट जो होता है, एंड डाइट और जिसकी एक्सरसाइज भी ठीक नहीं होती उसकी वजह से हो सकता है। दीज आर योर रीजंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर फ्लैट फुट इज नोन एज योर पी प्लानस और फॉलन आर्क्स, ठीक। एंड एज जो तुम्हारा पैर के बीच में आर्क बनता है, ये आर्क जो है ये फॉर्म नहीं होता, फ्लैट होता है बिल्कुल। ये भी तुम्हारा सोल स्टैंडिंग पोजीशन में तुम्हारा जो आर्च बनता है पैर में वो बन नहीं रहा है, तो दिस इज़ एन डिस्फॉर्मिटी। ये नॉर्मल आर्च में अगर तुम देख रहे हो ना, तो नॉर्मल फुट में एक आर्च बन रहा है, फ्लैट फुट में आर्च है ही नहीं, है तो बहुत कम है, बहुत बहुत कम इसके मुकाबले। तो ये तुम्हारे फुटप्रिंट्स हैं जो आते हैं। सो दिस इज़ योर फ्लैट फुट ड्यू टू नो आर्च, ठीक। अब द प्रॉब्लम में बी जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, ओबेसिटी और इंजरी या गलत जूते पहनने की वजह से, जो तुम टाइट शूज़ और हाई हील्स पहनते हो उसकी वजह से भी हो जाता है, हैवी वेट की वजह से, अर्थराइटिस और रियोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से। एंड दिस माइट कॉज फ्लैट फुट इज़ अ टेरासल कोलाइजन, मतलब बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी तुम्हारा आर्च होता है तो। दिस कंडीशन इज causes the bones of the foot to fuse together unusually, resulting into stiff and flat fit. calf muscles भी temporary flat fit में तुम्हारे बहुत painful होती हैं, एंड आर्क की वजह से तुम्हारा जो बॉडी वेट होता है वो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाता है, इसमें तुम्हें वॉकिंग, रनिंग में और स्टैंड खड़े रहने में ज़्यादा टाइम दिक्कत होती है। एंड इसके करेक्टिव मेजर्स हैं लाइक एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग लॉन्ग टाइम, स्टैंडिंग लॉन्ग टाइम, जंपिंग ऑन टोज एंड हील्स इन ऑल 4 डायरेक्शंस, skipping rope, strengthening the muscles of foot, and yoga asanas like your Ardha and Surya Namaskar, Vajrasan, therapeutic massage भी करा सकते हो। and try to write numbers or words on stand with your toes, राउंड शोल्डर्स होता है तुम्हारा, ये गर्दन है और ये शोल्डर्स तुम्हारे आगे की तरफ झुक रहे हैं, तो बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द आइडल अलाइनमेंट। हंच बैक जिसे हम कहते हैं, इट मे अकर ड्यू टू पुअर पॉस्चर हैबिट्स और हेरिडेटरी हो सकती है, मसल इम्बैलेंस हो सकता है, टाइट फिटिंग कपड़े पहनने की वजह से हो सकता है, इंजरी या डिजीज़ की वजह से हो सकता है। एंड पुअर पॉस्चर हैबिट्स लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर यूज़ करते हो, ड्राइविंग, कैरिंग हैवी वेट्स ऑन स्टिफ लॉन्ग फॉर एट पीरियड ऑफ टाइम, ये तुम्हारी नॉर्मल है जिसमें तुम्हारी अलाइनमेंट सीधे है। इसमें तुम्हारी अलाइनमेंट सीधी नहीं है, मुड़ी हुई है, मतलब तुम्हारे शोल्डर्स ये बाहर हैं, जिसको हम खुब भी कहते हैं हिंदी भाषा में, हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं। सो इट्स योर राउंड शोल्डर्स। इसकी दिक्कत क्या है, मतलब किसकी वजह से होता है? पुअर पॉस्चर, ठीक। करेक्टिव मेजर्स हैं चक्रासन, धनुरासन एंड पुलअप्स, रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच,
hand club stretch, planks, wall stretch, chest stretchers, T stretchers. Now let's we talk about the kyphosis. Kyphosis is also known as your hunchback or round back. Kyphosis तुम्हारी ग्रीक टर्म से आती हैं, काइफ जिसका मतलब बेंट और बोर्ड होता है। ये हेरिडिटी भी हो सकती है, एजिंग की वजह से, डिजीज़ की वजह से भी होती है, माल न्यूट्रिशन, हैवी वेट उठाने की वजह से, अनस्टेबल फर्नीचर यूज़ करने की वजह से। काइफन ज़्यादातर काइफोसिस तुम्हारी ड्यू टू वीकनेस इन द स्पाइनल बोन्स की वजह से होती है। माल फॉर्मेशन की वजह से तुम्हारी स्पाइन बोन इस तरह से डेवलप हो जाती है। सो इफ़ यू कैन सी नॉर्मल जो ये तुम्हारी सेंटर वाली है ये सीधी होती है, नहीं ये होती है, सॉरी ऐसे होती है कुछ नॉर्मल जो होती है तुम्हारी, बट इसमें इफ़ यू कैन सी पूरा सांप ही बना रखा है। सो दिस इज़ योर काइफोसिस ड्यू टू वीक स्पाइन। ठीक, इसके वॉकिंग और रनिंग में भी दिक्कत हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है। करेक्टिव मेजर्स हैं स्विमिंग, जिम बॉल पे एक्सरसाइज विद बैंड्स, योगा जैसे धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, यूजिंग अ फ्लैट बेड विद अ थिन पेलो वाइल स्लीपिंग, ताकि वो फॉर्म हो जाए। लॉर्डोसिस तुम्हारी ग्रीक वर्ड से आती है जिसका मतलब बेंट बैकवर्ड होता है। कॉइफोसिस तुम्हारी बेंट फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है। एंड ये तुम्हारे नेक और अपर बैक या लोअर बैक पे कर्व बना देता है, एंड इट क्रिएट्स एस तुम्हारी स्पाइन में, मतलब नॉर्मल स्पाइन ये होती है, ये तुम्हारे में एस बना देता है। ये एंगल ऑफ आर्च इज लोअर इज रिड्यूस। क्रॉनिक लॉर्डोसिस में लीड टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड मोर बिकम सीरियस, डेथ कॉजेज ज़्यादा होते हैं। सी दिख रहा है ये, सो इट्स योर लॉर्डोसिस एंड इसका कॉज है तुम्हारा स्वे बैक, मतलब तुम्हारी हंज बन के बैठना, झुक के बैठना, मतलब लंबर रीजन को सीधे रख के ना बैठना। इसके करेक्टिव मेजर्स जो इसको सही कर सकते हैं दैट आर योर धनुरासन, हलासन, ब्रेसेस, वेट रिडक्शन, गुड पॉस्चर, बैलेंस डाइट। स्कॉलिसिस तुम्हारा ग्रीक वर्ड से आया है दैट मीन्स बेंट। व्हाट हैपेंड टू दिस, तुम्हारी बैक की स्लाइड टेढ़ी होती है, मतलब ऐसे होने के, सॉरी ऐसे होने के बजाय ऐसे होती है। ये CIS शेप फॉर्म करती है। तुम्हारे चेस्ट का स्पेस थोड़ा ही कम कर देती है। इफ़ यू कैन सी ये टेढ़ी है, ये सीधी है ही नहीं। सो इसकी वजह से अर्थराइटिस, पैरालिसिस एंड रिकेट्स होते हैं। इट्स ड्यू टू स्टैंडिंग एंड सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर्स एंड, और इसका अब तक कॉज वैसे पता नहीं चला कि क्यों होता है। नो ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी। एक्सरसाइज लाइक हैंगिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बार, स्विंगिंग साउंड डाउन अपसाइड, सी कर्व्ड, त्रिकोश आसन, और ये करना चाहिए। बैक स्ट्रोक और स्लो पेस में स्विमिंग करनी चाहिए, ये मतलब करना चाहिए। तो दिस इज़ योर बोलेक्स। बोलेक्स को हम गैनुवारम कहते हैं। इट इज़ अ पोजिशन ऑफ नीज लुकिंग लाइक अ बो। बो देखिए, इसके बीच से तुम तीर छोड़ते हो, वो क्या बोलते हैं, धनुष। इट्स ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। अर्ली एज के टाइम पे नहीं दी हुई थी। बाय द टाइम ऑफ 3 and 4 years इट डज एबिलिटी टू क्रॉल, वॉक और रनिंग में दिक्कत होती है बच्चे को। और अंडरलाइंग डिजीजेस बनती हैं लाइक योर ब्लॉन्ड डिजीजेस, रिकेट्स एंड आर्थराइटिस। इसको सही करने के लिए यू शुड टेक बैलेंस डाइट एंड वॉकिंग ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, मतलब पैरों को अंदर की तरफ फोल्ड करके। सो दिस वॉज योर पॉस्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करेक्ट इमेजेस, हमने पढ़ी दी हैं। नाउ वुमेन पार्टिसिपेशन इन योर स्पोर्ट्स। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स आज रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। अर्लियर टाइम में वुमेन को अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी, सोशल और कल्चरल बैरियर्स मेजर प्रॉब्लम थे। आज गवर्नमेंट स्कीम वुमेन एथलीट्स को सपोर्ट करती है। वुमेन
स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीत रही हैं। स्पोर्ट्स वुमेंस को कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस देता है। एजुकेशन से अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट की जाती हैं। मीडिया का रोल भी बहुत पॉजिटिव रहा है। एंड वुमेन पार्टिसिपेशन जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करती हैं। इन सबके एग्जांपल्स लिखाना, मैरी कॉम, मनिका कर्णेवत एंड पीवी संधू, सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल, इनके एग्जांपल्स लिख के आना। नाउ वी टॉक अबाउट योर स्पेशल कंसंट्रेशंस। ये क्या है, मतलब अब एक तो हो गया कि चलो कर रही हैं, पर कुछ वुमेन्स जो नहीं कर पाती रुक जाती हैं, वो उनका रीजंस क्या होता है। इट्स योर फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, फिजियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड योर सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब मेनार्च का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एडोलेसेंस स्टेज में स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। एक्सेसिव ट्रेनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट कर सकती है। गर्ल्स के लिए बैलेंस एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीम डाइटिंग अवॉइड करनी चाहिए एंड सीरियस प्रॉब्लम्स में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रेगुलर एक्टिविटी हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करती है। अवेयरनेस गर्ल्स एथलीट्स को हेल्प करता है पहले ही प्रॉब्लम्स से। और बाकी इसमें yeah, all this thing. Now let's talk about your female athlete traits. फीमेल एथलीट ट्रेड्स एक सीरियस कंडीशन है। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, एमोनेरिया और ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स वीक हो जाती हैं। एनोमेरिया में पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर में न्यूट्रिशन इंटेक कम हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स फीमेल एथलीट्स में ज़्यादा दिखती हैं। बैलेंस डाइट इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करनी चाहिए। मेडिकल सुपरविजन बहुत ज़रूरी होता है एंड प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से बेटर होता है। ये सब अगर ध्यान रखोगे तो फीमेल्स और अच्छे स्टेज पे जाएंगी। बस इसमें बेसिकली यही था एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप समझ आया होगा, बट इतना कोई मतलब इतना कुछ ज़्यादा तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं है इसमें चैप्टर को कि यार ये भी याद करना है, यानी क्या हो रहा है इसका, ये भी याद करना है। बस मेन चीज़ें याद कर लो। सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर टुमारो, चैप्टर 6। एंड कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड अगर कोई नोट्स है या डाउट्स हैं कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, सी यू।